Hello everyone. This is the second lecture of the series regarding subject agricultural microbiology. In the last lecture, we did a little bit introduction about microbiology and how it relates with agriculture. And now we will start from the first topic, that is microbial world. ऐसे हमने कल हल्का सा पढ़ा भी था कि माइक्रोब्स के अंदर या जो माइक्रोब वर्ड है उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं। लेकिन फिर भी आज हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेंगे कि अगर हम माइक्रोब्स की बात करें, माइक्रोबियल वर्ल्ड की बात करें, तो उसके अंदर कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। जैसे अगर हम नॉर्मली माइक्रोब की बात करते हैं तो हमें लगता है माइक्रोब मीन्स बैक्टीरिया, बट मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि माइक्रोब सिर्फ बैक्टीरिया नहीं होते, इसके अलावा बहुत सारे अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो माइक्रोबियल वर्ल्ड में आते हैं या माइक्रोब्स में आते हैं। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा शुरू करते हैं बच्चे कि बैक्टीरिया के बारे में या माइक्रोब्स के बारे में पता कैसे चला। सबसे पहले जो सेल डिस्कवर हुआ था, जो फर्स्ट सेल डिस्कवर हुआ था लिविंग सेल, वो कौन सा सेल था? दैट इज अ बैक्टीरियल सेल और दैट इज अ प्रोकैरियोटिक सेल था, जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था जब पता चला था कि सेल नाम की भी कोई आइडेंटिटी होती है। किस पर्सन ने सेल को डिस्कवर किया था? एक साइंटिस्ट था एवी लुइनहुक। इस नाम के पर्सन ने सबसे पहले बैक्टीरियल सेल को डिस्कवर किया, उसको नाम दिया सेल का। वो जो बैक्टीरियल सेल था, ऑफ कोर्स जितने भी बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। सो जो फर्स्ट सेल डिस्कवर हुआ दैट इज अ प्रोकैरियोटिक सेल। किसने किया? एवी लुइनहुक ने किया। ठीक है, बैक्टीरिया डिस्कवर हो गया, पता चल गया हमें कि कोई सेल नाम की आइडेंटिटी होती है, वो बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोटिक सेल है, स्टडी कर लिया उस चीज को। लेकिन माइक्रोबायोलॉजी जो है, बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल है, हार्मफुल है, हम बैक्टीरिया को कब से यूज करते आ रहे हैं, कब हमने उसे यूज करना स्टार्ट किया, अगर हम इन चीजों के बारे में सोचें तो बच्चे ये ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया को हमने यूजफुल पर्पस के लिए यूज करना अभी शुरू किया है या कुछ थोड़ा टाइम पहले शुरू हुआ है। जब से ऑलमोस्ट सिविलाइज्ड लाइफ स्टार्ट हुई है इस अर्थ पे, तब से उन चीजों का यूज हो रहा है, तब से उन माइक्रोब्स को यूज किया जा रहा है हाउस होल्ड वर्क्स में। लेकिन तब हमें पता नहीं था कि उन काम को करने के लिए या उस चीज को होने के लिए बैक्टीरिया उसके पीछे है या बैक्टीरिया कोई रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल बात करें कर्ड की, उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि दूध से दही का कन्वर्ट हो जाना वो किसकी वजह से होता है? सिर्फ और सिर्फ एक बैक्टीरिया की वजह से, एक माइक्रोब की वजह से। दैट इज नोन एज लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया है, बहुत देर से कर्ड बनता आ रहा है, लेकिन जब तक माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी नहीं आई थी, जब तक बैक्टीरिया को स्टडी करना नहीं शुरू किया, तो तब तक हमें नहीं पता था कि दूध का दही में कन्वर्ट हो जाना बिकॉज ऑफ अ बैक्टीरिया है। वैसे ही अल्कोहल बहुत टाइम से बनती आ रही है, बहुत टाइम से लोग अल्कोहल बना रहे हैं, बहुत टाइम से फर्मेंटेशन का प्रोसेस चलता है, बहुत टाइम से ब्रेड बनता आ रहा है। वो किसकी वजह से है? सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया की वजह से। बैक्टीरिया ही है जो इन सब चीजों को बनाते हैं या इन प्रोसेसेस में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, धीरे धीरे हम लोगों ने इन सब प्रोसेसेस को स्टडी किया, तब हमें रोल ऑफ बैक्टीरिया इन आवर लाइफ पता चला कि हमारी लाइफ में बैक्टीरिया का क्या रोल है। इसके अलावा बहुत सारी डिजीजेस थी जो क्रॉप्स को या प्लांट्स को खराब करती थी, उनकी ईल्ड को डिक्रीज करती थी। फिर हमने उन्हें स्टडी किया कि अगर क्रॉप की ईल्ड इस चीज की वजह से
डिक्रीज हो रही है, तो ये क्या चीज है, कौन सी डिजीज है, किस ऑर्गेनिज्म की वजह से है। सो वहां से सारा ये माइक्रोबायोलॉजी का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। ठीक है। सो अगर हम माइक्रोबियल वर्ल्ड की बात करते हैं, माइक्रोबियल वर्ल्ड में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं इन डिटेल, अगर हम इस चीज को स्टडी करें तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए बच्चे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इस धरती के ऊपर, इस अर्थ के ऊपर, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो देखो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, एल्गी, प्लांट्स, एनिमल्स। तो सारे एक जैसे तो है नहीं, हाँ उनका एक कैरेक्टर सेम है कि वो लिविंग है, लेकिन दे ऑल आर नॉट सेम, बहुत सारी वेरिएशंस हैं। सो उन वेरिएशंस को ध्यान में रखते हुए, जो जो उनके अंदर सिमिलैरिटीज हैं उन सिमिलैरिटीज को ध्यान में रखते हुए एक साइंटिस्ट था विटाकर नाम का। सो विटाकर नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया। उसने बोला कि सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हम उनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलैरिटीज एंड द डिफरेंसेस जो उनके बीच में है। कौन कौन से वो 5 किंगडम थे जो विटाकर ने दिए? फर्स्ट इज बच्चे मोनरा, देन प्रोटिस्टा, देन फंजाई, प्लांटी एंड एनिमीलिया। सो ये 5 किंगडम थे या ये 5 क्लासेस थे जिनके अंदर सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दिया गया। किस लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किस किंगडम में रखा, किस बेसिस पे रखा, वो हम देखते हैं। अगर हम मोनरा की बात करें तो मोनरा के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? जितने भी बच्चे आपके प्रोकैरियोट्स हैं, ऑल प्रोकैरियोट्स, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को उसने किंगडम मोनरा के अंदर रख दिया। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में क्या आते हैं? बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, या फिर इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। ठीक है। मेनली जो फर्स्ट किंगडम था दैट इज मोनरा, उसके अंदर सारे के सारे प्रोकैरियोट्स को रख दिया, या बोल सकते हो कि सारे के सारे प्रोकैरियोट्स को एक किंगडम के अंदर कंसीडर किया गया, दैट इज मोनरा। और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिज्म है धरती के ऊपर? सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया या फिर साइनोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है। सो बैक्टीरिया वो ऑर्गेनिज्म है जो प्रोकैरियोट्स के अंदर आते हैं। सारे के सारे जितने भी बैक्टीरिया हैं, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, वो एक ही किंगडम के अंदर आते हैं, दैट इज मोनरा। अगर हम प्रोकैरियोट्स के कैरेक्टर्स की बात करें तो जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके अंदर बच्चे न्यूक्लियस एब्सेंट रहेगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, तभी हम उनको प्रोकैरियोट्स की कैटेगरी में रखते हैं। हम इनका डिटेल स्ट्रक्चर आगे चल के पढ़ेंगे, आपका नेक्स्ट टॉपिक यही है। सो उसके बाद अगर हम प्रोटिस्टा की बात करते हैं, प्रोटिस्टा ऐसा किंगडम है जिसके अंदर रखा तो यूकैरियोट्स को ही गया, लेकिन कौन से यूकैरियोट्स? वो यूकैरियोट्स जो यूनिसेलुलर थे। अब देखो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म तो यूनिसेलुलर भी होंगे, मल्टीसेलुलर भी होंगे। जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं उनको एक किंगडम के अंदर रख दिया गया, दैट इज नोन एज प्रोटिस्टा। और बाकी ये 3 फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, इनके अंदर क्या आते हैं? मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। ठीक है।
हमने कल पढ़ा था जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या वो प्रोकैरियोट्स होंगे या वो यूकैरियोट्स होंगे। तो 5 किंगडम में से सिर्फ एक ही किंगडम है जिनके अंदर प्रोकैरियोट्स आते हैं, बाकी 4 किंगडम के अंदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। 4 में से 3 वो किंगडम है जिनके अंदर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं, सिर्फ एक किंगडम है जिसके अंदर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं। फिर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आगे बहुत तरीके के हैं, जैसे डायटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, slime molds. These all are lower living organisms and protozoans, जिसकी एग्जांपल है अमीबा वगैरह, अमीबा, पैरामीशियम, ये सारी चीजें। ठीक है, प्रोटिस्टा किंगडम में मेनली क्या आते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। उसमें डाइटम्स हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, साइन मोल्ड्स हैं, प्रोटोजोन्स हैं। These all are the classes of lower organisms. ये सारे हैं यूकैरियोट्स की, यूकैरियोटिक सेल है सारे, ज्यादातर सिंगल सेल रहते हैं। माइनर चेंजेस हैं उनके अंदर, उन माइनर डिफरेंसेस की वजह से उनको अलग अलग कैटेगरी में रख दिया है। जैसे जो डाइटम्स हैं वो ज्यादातर जैसी एल्गी होती है वैसे ऑर्गेनिजम्स हैं। अगर आप डाइनोफ्लैजिलेट्स की बात करो, ये भी होते एल्गी जैसे ही हैं, लेकिन इनके पास फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। अगर आप स्लाइम मोल्ड्स की बात करो तो ये फंगस लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन कंप्लीटली फंगस नहीं होते। जो प्रोटोजोन्स हैं वो भी आगे बहुत तरीके के हैं, अमीबा वगैरह सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, थैलस लाइक बॉडी होती है इन सब की। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ सम डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज हम उनको एक ग्रुप में तो रख सकते हैं, क्योंकि सभी के सभी यूनिसेलुलर हैं, सभी के सभी यूकैरियोट्स हैं, लेकिन उनमें फिर भी फर्दर डिफरेंसेस हैं। इसकी वजह से हमने उनकी फर्दर क्लासेस कर दी हैं। सो इसके अंदर आ गया यूकैरियोट्स जो कि यूनिसेलुलर है। उसके बाद आता है बच्चे फंजाई, जैसे कि यहाँ पे लिखा है फंजाई के अंदर क्या है, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। फंजाई में क्या आते हैं, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। इसके अंदर भी यही आएंगे, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। बहुत सारे सेल हैं लेकिन है यूकैरियोटिक सेल ही। अगर हम फंजाई की बात करें तो फंजाई किंगडम या फंजाई ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं कि उनका जो बॉडी, अगर आप इसके सेल की बात करते हो है तो यूकैरियोटिक सेल, लेकिन जो उसकी सेल वॉल है सेल की वो किससे मिलके बनती है, काइटिन से। एक काइटिन नाम का मॉलिक्यूल है जिससे इसकी सेल वॉल मिलके बनती है। ठीक है, अगर आप इसकी बॉडी की बात करो तो थैलस लाइक बॉडी होती है, डिफरेंशिएट नहीं होती अलग अलग पार्ट्स के अंदर। जो इसका बॉडी स्ट्रक्चर है उसके अंदर हाइफी प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे हाइफी फिर आगे चल के डिविजन करके माइसीलियम बनाते हैं। तो जो फंगल बॉडी होती है वो माइसीलियम की फॉर्म में होती है, थैलस लाइक है। जो उसका सेल स्ट्रक्चर है उसमें जो सेल वॉल है वो काइटिन से बनी होती है। एक क्लोरोफिलिक होते हैं, एक क्लोरोफिलिक मतलब इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट ही नहीं होती, तो ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। न्यूट्रिशन वाइज अगर आप इसको देखो तो सेप्रोफिटिक टाइप का न्यूट्रिशन होता है तो हेट्रोट्रॉप्स ही अपना खाना दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, लेकिन सेप्रोफिटिक मोड से। ठीक है, सो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो फंजाई के हैं या फंगल ऑर्गेनिजम्स के होते हैं। मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स, जो सेल वॉल है उसकी वो काइटिन से बनती है, थैलस लाइक बॉडी स्ट्रक्चर होता है, हाइफी बनते हैं, फिर वो हाइफी आगे चल के डिवाइड करते हैं, माइसीलियम बनता है। एक क्लोरोफिलस होते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होती इसलिए अपना खाना खुद नहीं बना सकते। हेट्रोट्रॉप्स हैं, हेट्रोट्रॉप्स में भी सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जो डेड डिकेइंग मैटर है उसमें से अपना खाना लेते हैं। उसके बाद आते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हायर ऑर्गेनिजम्स में आ जाते हैं। इन दोनों में मल्टीसेलुलर, ये दोनों भी मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स ही होते हैं,
लेकिन अगर आप इसकी सेल वॉल की बात करो तो प्लांट्स की सेल वॉल किससे बनती है? सेलुलोज से बनती है। ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है इनके अंदर, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। बॉडी डिवाइड होती है रूट शूट लीव्स के अंदर, डिफरेंशिएशन होती है रूट शूट एंड लीव्स की। ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो हमें प्लांट्स में दिखते हैं या जिनके बेसिस पे हम किसी चीज को प्लांट बोलते हैं। उसके बाद अगर हम एनिमल्स की बात करें तो सेल वॉल ही नहीं होती, सेल वॉल एब्सेंट। ठीक है, होते ये भी हेटेरोट्रॉफिक हैं, अपना खाना खुद नहीं बना सकते, लेकिन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, खाते हैं, खाने को एनगल्फ करते हैं। क्लोरोफिल इनके अंदर भी नहीं होती, इसीलिए हेटेरोट्रॉफिक है। क्लोरोफिल एब्सेंट होती है, लेकिन ये भी वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं, अलग अलग पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। ठीक है, सो ये था 5 किंगडम सिस्टम विटाकर के अकॉर्डिंग कि उन्हें सभी लिविंग ऑर्गन, जितने भी इस धरती पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इन 5 किंगडम्स के अंदर ही हैं। सारे के सारे प्रोकैरियोट्स मोनोरा किंगडम में, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स प्रोटिस्टा किंगडम में, फंजाई के अंदर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स, प्लांट या एमिलिया के अंदर भी मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स, लेकिन तीनों के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस, जैसे कि सेल वॉल किस कंपाउंड से बनी है, किसके अंदर क्लोरोफिल है, किसके अंदर नहीं है, किसका बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंशिएटेड है, किसका नहीं है, उन सभी बेसिस के ऊपर अलग अलग ग्रुप है। अब हमने कल जो माइक्रोब्स देखे थे इतने टाइप के, उसके अंदर मैंने आपको प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया का नाम लिया था, वो मोनोरा किंगडम में आ गया। उसके अंदर हमने प्रोटोजोन्स का नाम लिया था, या ये डाइटम्स, ये सारी चीजें, ये प्रोटिस्टा किंगडम में आ गया। फंजाई का नाम लिया था, वो फंजाई किंगडम में आ गया, लेकिन एल्गी अभी तक नहीं आया। तो एल्गी क्या है? दे आर लोअर प्लांट बच्चे। जो प्लांट किंगडम है ना, उसकी आगे डिवीजन होती है, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, अलग अलग टाइप के लोअर प्लांट्स हैं, ट्रिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। लेकिन माइक्रोब्स में सिर्फ और सिर्फ क्या आता है इसमें से? एल्गी। बाकी प्लांट किंगडम में से कोई भी चीज माइक्रोब्स में कंसीडर नहीं होती, एल्गी को हम माइक्रोब्स में कंसीडर करते हैं। एल्गी से हमें बहुत सारे यूजफुल मटेरियल्स भी मिलते हैं, बहुत सारे इसके हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं। ये माइक्रोबायोलॉजी में कंसीडर होता है, बाकी सारे नहीं होते। तो अगर हम माइक्रोबियल वर्ल्ड की बात करें बच्चे, तो माइक्रोबियल वर्ल्ड के अंदर इन किंगडम में से यहां तक का पार्ट आता है, ये सारा। ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स कम अंडर माइक्रोबियल वर्ल्ड, चाहे उसके अंदर बैक्टीरिया है, चाहे साइनोबैक्टीरिया है, चाहे डाइटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोआ है, चाहे फिर वो फंजाई है, चाहे वो एल्गी है। इसके अलावा वन अदर थिंग जो सेलुलर नहीं है लेकिन माइक्रोब की कैटेगरी में आते हैं, दैट आर वायरसेस। वो मैंने आपको कल बता दिया था कि जो वायरस है वो किससे बनके बनता है? प्रोटीन कोड प्लस जेनेटिक मटेरियल। कब वो लिविंग होते हैं, कब वो नॉन लिविंग होते हैं, वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। सो ये कुछ चीजें हैं माइक्रोबियल वर्ल्ड के बारे में, या जो ऑर्गेनिजम्स माइक्रोब्स में आते हैं उनके कैरेक्टर्स के बारे में। जैसे प्रोकैरियोट्स के अंदर बैक्टीरिया आते हैं, प्रोटिस्टा है उसके अंदर ये सारी क्लासेस आती हैं, फंजाई है उसके कौन से कैरेक्टर्स हैं, एल्गी है उसके बहुत सारे कैरेक्टर्स जो है वो प्लांट से मैच करते हैं विद अ लिटिल बिट डिफरेंसेस, इसलिए वो लोअर प्लांट्स में ही उसको कंसीडर किया जाता है। यही सारी चीजें हैं एल्गी के अंदर। सो दिस इज ऑल अबाउट माइक्रोबियल वर्ल्ड के माइक्रोब्स में कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, या हम कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोब्स में कंसीडर करते हैं। ठीक है जी। सो इसके बाद अगर हम माइक्रोबियल वर्ल्ड के बाद आपका नेक्स्ट
टॉपिक देखते हैं, दैट इज माइक्रोबियल वर्ल्ड में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स अभी हमने देखे, इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, फंजाई। लेकिन आपको डिटेल में जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, या जो डिटेल में जिस ऑर्गेनिज्म को पढ़ना है, दैट इज प्रोकैरियोट्स और बैक्टीरियल सेल। प्रोकैरियोट्स क्या है, बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरियल सेल कैसा होता है, वो चीज आपको आगे डिटेल में पढ़नी है। बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स भी हैं माइक्रोब्स के अंदर, माइक्रोबियल वर्ल्ड बहुत बड़ा है, लेकिन फॉर दिस सेमेस्टर या फॉर दिस सब्जेक्ट आपको डिटेल में उनमें से सिर्फ एक ही सेल पढ़ना है, दैट इज बैक्टीरियल सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें या बैक्टीरियल सेल की बात करें बच्चे, सो बैक्टीरिया इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड लिविंग सेल। जो सबसे पहला सेल डिस्कवर हुआ था लिविंग सेल, दैट इज बैक्टीरिया। किसने किया था, हमने पहले भी पढ़ा, A.B. ल्यूइनहुक नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है। और प्रोकैरियोट्स जो है, हमें कहां से पता चलता है कि कोई सेल प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है? प्रोकैरियोटिक सेल्स मींस प्रो मीन्स बिफोर, कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस, मतलब द सेल इन विच न्यूक्लियस इज एब्सेंट। वो सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं होता, उस सेल को हम बोल देते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है। सो सबसे पहले जो सेल डिस्कवर हुआ था वो बैक्टीरियल सेल ही था, प्रोकैरियोटिक सेल ही था। A.B. ल्यूइन नाम के साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया था। प्रोकैरियोट्स होते क्या हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस या फिर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होती। दो सेल्स आर नोन एज प्रोकैरियोट्स या फिर बैक्टीरियल सेल्स। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, तो एक बैक्टीरियल सेल को अगर हम डिवाइड करना चाहें स्ट्रक्चर वाइज, तो इसके तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं बच्चे। वन इज सेल एनवेल्प, सेकेंड वन इज साइटोप्लाज्म, थर्ड वन इज न्यूक्लियोइड। कोई भी बैक्टीरियल सेल है, अगर हम उसका स्ट्रक्चर स्टडी करना चाहते हैं तो उसके स्ट्रक्चर में मेनली तीन कंपोनेंट्स हम स्टडी करते हैं। वन इज सेल एनवेल्प, द सेकेंड वन इज साइटोप्लाज्म एंड द थर्ड वन इज न्यूक्लियोइड। ब्रीफली देखते हैं कि सेल एनवेल्प के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। सेल एनवेल्प में बच्चे एक तो आउटर जो बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल प्रेजेंट होता है वो चीज आती है। सेकेंडली उसके बाद जो एक लेयर प्रेजेंट होती है सेल वॉल, वो आती है। उसके बाद एक और लेयर प्रेजेंट होती है दैट इज सेल मेम्ब्रेन, उसको हम कंसीडर करते हैं। कोई बैक्टीरियल सेल है, फॉर एग्जाम्पल उसकी आउटर कवरिंग है जिसको हम कैप्सूल बोलते हैं, उसके अंदर एक और कवरिंग प्रेजेंट है जिसको सेल वॉल बोला जाता है। देन देयर इज अ थर्ड कवरिंग जिसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है। ये तीनों चीजें कैप्सूल, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, इन सबको इकट्ठा हम बोल देते हैं सेल एनवेल्प, द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। एक बैक्टीरियल सेल की आउटर कवरिंग, वो कवरिंग जिसने सारे बैक्टीरियल सेल को कवर करके रखा है। उसके बाद आ जाता है साइटोप्लाज्म।
साइटोप्लाज्म क्या है? इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर या इस सेल एनवेल्प के अंदर जो भी लिक्विड फ्लूइड प्रेजेंट है, जिसके अंदर सारी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो आपका न्यूक्लियोइड है, डीएनए, जेनेटिक मटेरियल, वो प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया का, उस फ्लूइड को हम बोल देते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं बच्चे, बहुत सारी ऑर्गेनेल्स भी होती हैं, जो डीएनए है, जो न्यूक्लियोइड है, वो भी इसी के अंदर प्रेजेंट होता है, और जितने भी सेल स्ट्रक्चर्स बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो सारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। इस कवरिंग के अंदर वाला जो पार्ट है दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोइड क्या है? अब देखो, कोई भी सेल है उसके अंदर ये तो हो नहीं सकता कि उसका जेनेटिक मटेरियल ना हो, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल है चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल है, जेनेटिक मटेरियल तो होगा ही होगा, चाहे वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है चाहे वो आरएनए है। ठीक है, जो ये जेनेटिक मटेरियल, देखो नॉर्मल सेल जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर तो जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, तो एक स्पेसिफाइड प्लेस है कि भाई ये न्यूक्लियस है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस ना होकर न्यूक्लियोइड होता है। न्यूक्लियोइड क्या है? वो स्पेस, ये वो स्पेस है वेयर जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट। साइटोप्लाज्म के अंदर जहां कहीं पे भी जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है उस जगह को हम क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियोइड। अगर यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो हम इस जगह को न्यूक्लियोइड बोल देंगे। जहां पे भी बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है दैट स्पेस इज नोन एज न्यूक्लियोइड। बाकी कैप्सूल क्या होता है, किस चीज से बनता है, सेल वॉल क्या है, इसका क्या स्ट्रक्चर है, सेल मेम्ब्रेन कैसे बनी होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट हैं, जो डीएनए है, न्यूक्लियोइड है, वो कैसा होता है बैक्टीरिया का, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको एक जनरल आइडिया पता होना चाहिए कि अगर हमें किसी बैक्टीरियल सेल की बात कर रहे हैं या किसी प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। मेनली उसके स्ट्रक्चर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सेल एनवेल्प, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोइड। एनवेल्प के अंदर आउटर कवरिंग आती है जिसमें कैप्सूल भी होता है, सेल वॉल भी होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होता है। उसके बाद इंटरनल जो सारा मटेरियल प्रेजेंट है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म में वो जगह है जहां पे डीएनए या जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, उस जगह को न्यूक्लियोइड बोला जाता है। बाकी बैक्टीरिया की कैसी शेप होती है, बैक्टीरिया का कितना साइज होता है, या ये सारे सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म डिटेल में हम नेक्स्ट टाइम स्टडी करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।